बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह जल्ले शानु का करम है कि अल्लाह जल्ले शानु ने हमें देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। अल्लाह जल्ले शानु ने हमें महज अपने फजल से माल भी अता फरमाया और इसी में से हमारे से मुतालबा किया कि कुछ हिस्सा हम अल्लाह ताला के बारगाह में पेश करें। ये ऐसा ही है कि एक आदमी जो है वो किसी को 1000 रुपये हदिया दे बिला इस्तेहकाक और उसके बाद बोले कि यार 100 रुपये इनमें से मुझे दे दो, तो वो आदमी कितनी खुशी से वापस करेगा कि भाई आप ही का तो करम है कि आप ही ने मुझे जो है वो बिला मुआवजा 1000 रुपये दिए, आप ना देते तो मैं क्या कर सकता था। लेकिन आपने अपने फजल से मुझे 1000 रुपये दे दिए, अब आप 100 रुपये वापस ले रहे, अब तो पूरे वापस ले सकते, लेकिन आप 100 रुपये दे रहे, बाकी अपने पास रख रहे और 100 रुपये लेने की वजह से भी बकिया में इजाफा कर रहे हैं, तो ये तो आपके करम दर करम है। तो इसी तरह ज़कात का मामला भी है कि हमें खुश उसलूबी के साथ, खुश दिली के साथ और इसको सही मसाइल को सीख कर इसको अमल करने वाला बनना चाहिए। तो इसमें क्या मसाइल हैं, क्या फ़ज़ाइल हैं, आज की गुफ्तगू में हम इसको देखते हैं इंशाअल्लाह। तो आज के हम मोटे-मोटे इश्यूज़ क्या होंगे, हमारे मेन हेडिंग्स होंगी। एक तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ ज़कात पे बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ज़कात पेयर्स यानी जो ज़कात देने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, और फिर हम ये देखेंगे ज़कातेबल एसेट्स कौन से होते हैं, किन चीज़ों पे ज़कात आती है, और फिर हम देखेंगे ज़कात रिसीवर्स यानी किन को देना है। जिस तरह ज़कात का हिसाब सही लगाना भी ज़कात देने वालों की ज़िम्मेदारी है, इसी तरह ज़कात सही मुस्तहिक तक पहुँचाना भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और आखिर में हम देखेंगे कि रिफाई इदारों में ज़कात की क्या मसाइल हैं। तो ये कुछ गुफ्तगू के मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से। पहली बात है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ज़कात, कि ज़कात की इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी अहमियत है। अहमियत ज़हन में होगी तो उसके लिए जो है वक़्त निकालने भी आसान होगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कारोबारी हज़रात को जानते हैं जो पूरी अपनी जितने स्टोर्स हैं वो सब बंद कर देते हैं उस दिन, ज़कात के जिस दिन उनका हिसाब होता है, कि भाई कोई पैसा आगे पीछे ना हो जाए, और ठीक बिल्कुल हिसाब लगाते हैं। कारोबार को रोकना, वो कारोबार जिनका 24 घंटे चल रहा होता है, उस कारोबार को भी वो लोग रोक देते हैं। यानी ज़रूरी नहीं रोकना, अगर आप हिसाब कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं तो अहमियत बता रहा हूँ कि जिन अल्लाह वालों के दिलों में अहमियत होती है वो ज़कात इतनी बारीक-बीनी के साथ हिसाब लगाते हैं कि अपने कारोबार को रोक देते हैं, एक दिन अपनी सेल्स का नुकसान कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक-ठीक हिसाब लगाते हैं। तो अहमियत की बात है, जिसके दिल में अहमियत होगी वो अपने मसाइल को जो है वो सीखेगा भी और ज़कात को अदा भी करेगा। तो हम देखते हैं कि ज़कात की अहमियत क्या है कि दीन इस्लाम की बुनियाद जिन पिलर्स पे रखी गई है उसमें तीसरे नंबर पर ज़कात आती है। पहला है कलमा, दूसरा है नमाज और तीसरा ज़कात। तो अब आप देखें कि कितनी अहमियत है कि तीसरा पिलर है, अगर एक पिलर भी हट जाए तो ये पूरी इमारत क्या हो जाएगी, मुनहदिम हो जाएगी। तो इसलिए ज़कात बहुत ही अहम है। जो लोग ज़कात नहीं देते या ज़कात वक़्त पे अदा नहीं करते या ज़कात सही तरह अदा नहीं करते और वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो इन अहादीस की रोशनी में गौर करे कि क्या अल्लाह क्या वाक़ियतन हकीकी और सच्चे मुसलमान वो शुमार हो सकते हैं अगर ज़कात की अदायगी ना करें। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, कुछ लोग तो मुर्तद हो गए थे, यानी कुछ लोगों ने तो इस्लाम से इनकार कर दिया था और कुछ लोग जो है झूठे नबी के पैरोकार बन गए थे। उनसे तो जिहाद समझ में आता है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम मुसलमान हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी इस्लाम से ताल्लुक है, लेकिन हुजूर को हम नबी होने के ऐसे से ज़कात दिया करते थे। अब वो जो है वो नबी नहीं रहे, तो हम जो है वो ज़कात नहीं अदा करेंगे। अब बाद लोगों ने कहा कि हम अदा तो करेंगे, लेकिन सरकार को अदा नहीं करेंगे, खलीफा को अदा नहीं करेंगे, हम खुद ही अदा कर देंगे। तो जब अल्लाह के हुक्म में ज़रा भी कमी आई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके खिलाफ जिहाद किया और फरमाया कि जो एक रस्सी भी ज़कात की देता था और अगर वो नहीं देगा तो मैं इसके खिलाफ जिहाद करूंगा, क्योंकि जो ज़कात अदा नहीं करता उसकी नमाज भी कबूल नहीं है। तो कुरान करीम में नमाज और ज़कात को साथ-साथ ज़िक्र किया गया है, कई जगहों पे ज़िक्र किया गया है। तो इसलिए ज़कात बहुत अहम है, इसको हमें सीखना चाहिए। इसके साथ हम देखते हैं कि ज़कात का लफ्ज़ ही खुद बता रहा है कि ज़कात कितनी अहम है। ज़कात की अरबिक मीनिंग जो है 3 तरह के आते हैं, क्लियर करना, किसी चीज़ को साफ करना, दूसरा ग्रो करना, किसी चीज़ को इज़ाफ़ा करना, और इंक्रीज़ करना है, अगेन किसी चीज़ में इज़ाफ़ा करना। तो अब ज़कात कि हम देखते हैं कि ज़कात के फ़ायदे हमें कैसे मालूम होंगे।
जब हम उसको देखेंगे ज़कात की माने क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि ज़कात का एक माने क्या आता है, पाक करना। जो आयत मैंने इस गुफ्तगू के शुरू में पढ़ी, अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका, ए नबी जी आप उनके मालों से सदका ले लीजिए, ज़कात ले लीजिए, क्या फायदा होगा, तो ताहिरुहुम, कि आप ये सदका लेना उनको पाक करेगा, व तुज़क्कीहिम, उनका तज़किया करेगा, व सल्ली अलैहिम, और उनके लिए दुआ कीजिए। तो देखिए हमने क्या देखा कि अंदर की नफ्स की हसद, बुग़्ज़ और दिल के अंदर जो है माल की मोहब्बत और लालच, ये सारी बुराइयां कैसे दूर हो जाती है, जब हम ज़कात भरपूर तरीके से अदा कर देते हैं। दूसरी बात अल्लाह जल्ल शानो, दूसरी बात जो मैं बताती हूँ कि ज़कात के माने क्या है, इजाफा। तो अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं वमा आतैतुम मिन रिबा लियरबुआ फी अम्वालिन नास, वमा आतैतुम मिन रिबा लियरबुआ फी अम्वालिन नास, कि वो चीज जो तुम लोगों को माल देते हो ताकि लोगों के अंदर वो इजाफा हो जाए, यानी तुम जो सूद देते हो ताकि वो सूद द सूद हो, फला यरबु इंदल्लाह, तो वो अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन, और जो तुम ज़कात देते हो, तुरीदूना वजहल्लाह, जो अल्लाह की रज़ा के लिए ज़कात देते हो, फउलाइका हुमुल मुज़इफून, अल्लाह ऐसे लोगों को बढ़ा चढ़ा के देगा। हम देखते हैं यकीनन कि जो है ज़कात देने से 2.5% कम हो जाता है, सूद लेने से 2.5% बढ़ जाता है। लेकिन जैसे एक आदमी जो है वो उसको कैंसर हो जाए, कैंसर निकाल दे, कमजोर हो जाता है, लेकिन वो खुश होता है कि मेरे अंदर से नासूर निकल गया। तो इसी तरह ज़कात देके हम खुश हो जाएं कि मैल कुचैल हमारे माल का निकल गया। और इसी तरह एक आदमी की किडनी फेल हो जाए, वो जो है वो सूज जाए, तो लोग कहते हैं हाय कितना बीमार आदमी है, हालांकि वो सूजा है। इसी तरह अगर हमने सूद ले लिया, हमारा माल बढ़ तो गया, लेकिन ये पता नहीं कितनी बीमारियां अपने साथ लेके आया। इसी तरह आपने देखा था कि ज़कात जो है कामयाबी का जरिया भी। अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून, तहकीक वो लोग, वो मोमिन कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू खुदू करने वाले हैं, वल्लज़ीना हुम अन लग़्वी मुअरिदून, जो बेकार कामों से बचने वाले हैं, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपनी ज़कात अदा करने वाले हैं। तो कामयाब होने के लिए बेसिक क्राइटेरिया कि आदमी ज़कात अदा करे। ज़कात दिए बगैर कोई आदमी, कोई बिजनेसमैन, कोई इंफरादी आदमी, कोई जो है जमात कभी कामयाब नहीं हो सकती। और इसी से हमें नजर आता है कि ज़कात के मकासद भी कितने अहम है, कि ज़कात की मकासद क्या है, कि वेलफेयर सोसाइटी बनती है, रिफाही इदारा बनता है, इंश्योर सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। ज़कात से जो है माशरे में पैसे का फैलाव होता है। अगर देखिए हमारे माशरे में अगर दो चीजें जिंदा हो जाएं, हमारे माशरे में दो चीजें जिंदा हो जाएं, एक जो है वो विरासत जिंदा हो जाए और दूसरा ज़कात ठीक तरीके से अदायगी जिंदा हो जाए, तो कोई भी जो है ये जागीरदार निज़ाम, ये जो है वो फरसुदा निज़ाम जो है खत्म हो जाए। क्योंकि जब विरासत जिंदा हो जाएगी ज़कात, तो मालदार बढ़ते नहीं रहेंगे, बल्कि माल का बहाव जो है वो मालदार से गरीब की तरफ हो जाएगा। और फिर माशरे में वो हालात आ जाएगी जो हालत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में थी, कि मालदार लोग ज़कात लेके निकलते थे, कोई गरीब मिलता नहीं था कि ज़कात ले सके। तो ये बहुत जरूरी है ज़कात की अदायगी। इसी तरह दूसरा तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि ज़कात देने के जहाँ ये फजाइल हैं, वहाँ ज़कात ना देने की गुनाह भी है। कुरान मजीद में आयत है वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़ाहब, कि वो लोग जो सोना चांदी को जमा करते हैं, वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, और उसको ज़कात में नहीं देते अल्लाह की दरबार में, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो आप उनको खुशखबरी सुना दें। खुशखबरी किस बात की? कोई नेकी, कोई इनाम मिलेगा नहीं, बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब, यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, जिस दिन उनके माल को उन्हीं के लिए तपाया जाएगा जहन्नम की आग में, फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और फिर उनसे उनकी पेशानियों को, उनकी जो है कमरों को और उनके जो है वो चेहरों को दागा जाएगा, और कहा जाएगा हाजा मा कनस्तुम, तुम क्यों तकलीफ से चलाते हो, ये जो तुम्हारा माल है, जो तुमने अपने फायदे के लिए जमा किया था, तो यही माल तो हम तुम्हें दे रहे हैं। लेकिन आप सोचते जितना माल ज्यादा होगा उतनी तपिश भी ज्यादा होगी, और ये सोना चांदी गर्म होके इंतहाई हीटेड हो जाते हैं, हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। तो इसलिए अभी से हम नियत करें कि ज़कात को सही सही सीख कर और खुद भी अदा करेंगे और अपने तमाम मुतालिकीन को भी ज़कात के अहकामात की तरफ लेके आएंगे। और एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु, सही बुखारी की हदीस है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो माल भी ज़कात अदा ना की जाए, क़यामत के दिन वो एक गंजा जहरीला सांप की तरह आएगा, और जिसके ऊपर दो स्पॉट होंगे। ये इंतहाई जहरीले सांप की निशानी होती है,
और वो सांप जो उसके गर्दन में लिपट जाएगा और वो कहेगा आई एम योर वेल्थ, आई एम योर ट्रेजर, मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा खजाना हूँ। सही बुखारी में है, मुस्तनद हदीस है। तो हम अल्लाह बचाए कि जितना बड़ा ज्यादा माल जमा किया होगा उतना बड़ा जो है वो सांप होगा और वो डसता रहेगा, इंसान को तकलीफ होती रहेगी। तो इसलिए ज़कात अदा करना अपने माल के खतरात से दुनिया आखिरत में बचाव का जरिया है। तो ये तो हो गई ज़कात की फ़ज़ाइल और अदा करने के फ़ज़ाइल और ना करने की पनिशमेंट। अब हम इस पर आते हैं सेकंड टॉपिक पे कि कैसे पता चलेगा कि मुझ पर ज़कात वाजिब है कि नहीं है और कितनी ज़कात वाजिब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम जरा तफसील से देखते हैं इंशाल्लाह। तो ज़कात जिन पर भी वाजिब होती है उनके लिए 4 शर्तें बस देखनी चाहिए। यानी आप बस ये समझें कि ये 4 फिल्टर्स हैं। अगर आप इन चारों सवाल का जवाब आपके पास यस है तो आप पर ज़कात वाजिब है, और अगर इन चारों सवाल में से किसी एक का जवाब भी नो में आता है तो आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। तो पहला क्या है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक बात होगी। दूसरा अडल्ट, तो अडल्ट जो है बालिग होना जरूरी। अब बालिग जो है ना वो क्या होगा, बच्ची 9 साल के बाद और बच्चा जो है 12 साल के बाद, जिस वक्त भी उसमें बुलूगत की अलामतें जाहिर हो, जो भी फिजिकली वो बालिग हो, तो उस वक्त उसके ऊपर शरीयत के अहकामात लागू हो जाते हैं। और अगर इन पर फिजिकली निशानियां ना पाई जाएं तो फिर क्या होगा, बाय मेच्योरिटी, बाय द एज 15 ईयर्स में दोनों बालिग हो जाएंगे। तो इनसे पहले, बुलूगत से पहले ज़कात नहीं आती। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला हम समझ लें कि अगर हमने कोई सोना चांदी रखा है अपने बच्चों के लिए, तो अगर हमने ये सोना चांदी जो है जेवरात बच्चों की मिल्कियत में दे दी है, तो जब तक बच्चे बालिग नहीं होते उस पर कोई ज़कात नहीं आएगी। लेकिन अगर हमने ये बच्चों के लिए रखा हुआ तो है, लेकिन बच्चों की मिल्कियत में नहीं दिया, बल्कि हमने बच्चों को जो है वो एक नियत की भी कि बच्चे बड़े हो जाएंगे इससे शादी करेंगे, लेकिन खुद भी यूज कर लेते हैं, तो इसका मतलब है बच्चों की मिल्कियत नहीं बल्कि हमारी मिल्कियत में, तो इस पर हर साल हम पर ज़कात वाजिब होगी। तीसरी कंडीशन है ओनर ऑफ निसाब, निसाब का मालिक होना, साहिब निसाब होना। ये चूंकि थोड़ी मैथमेटिकल है, थोड़ी डिटेल्स है, तो उसको हम आगे अगली स्लाइड्स में देखेंगे इंशाल्लाह। चौथी शर्त है सेन, यानी होशो हवास में होना, मजनून ना होना। तो ये 4 शर्तें अगर किसी में पाई जाए, मुसलमान हो, बालिग हो और निसाब का मालिक हो और होशो हवास में हो, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। अब 3 शर्तें तो हमें समझ में आ गई। ओनर ऑफ निसाब, साहिब निसाब होना हमें थोड़ा डिटेल है, तो उसको हम जरा देखते हैं अगली स्लाइड में। तो ज़कात ओनर ऑफ निसाब होना, तो निसाब किसको कहते हैं, आपके सामने पिक्चर आ गई है कि 4 चीजों को हम देखेंगे। अगर इन 4 चीजों को प्लस करने से हमारे पास 4 चीजें क्या है, गोल्ड, सिल्वर, कैश एंड गुड्स फॉर द ट्रेड, यानी जो काबिले तिजारत, जो सामान बराए तिजारत है, ये 4 चीजें मिलाकर अगर इनकी कीमत 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम चांदी के बराबर हो जाती है, जो आजकल तकरीबन 51,000 तक उसकी अमाउंट होती है, तो फिर हम क्या है, साहिब निसाब है। और अगर इसकी कीमत इन चारों चीजों को ऐड करने के बाद उसकी कीमत जो है वो 50,000 बनती है मिसाल के तौर पर, तो हम साहिब निसाब नहीं है, तो इसका मतलब है हम पर ज़कात वाजिब नहीं है। तो चूंकि ये 4 चीजें इसमें आती हैं, सोना, चांदी, नकदी और सामान्य तिजारत, तो इनकी जरा सी हम वजाहत कर लेते हैं क्योंकि लोगों को उसके बारे में बड़ी गलतफहमियां होती हैं। तो हम पहले बात करते हैं ज़कात ऑन कैश इक्विवेलेंट, यानी ज़कात कैश में किस तरह आती है। तो देखिए कैश का मैंने इक्विवेलेंट लफ्ज यूज किया है कि कैश भी हो सकता है और कैश के मिलती जुलती चीजें भी हो सकती हैं। तो कैश क्या हो सकता है, हम देखते हैं करेंसी किसी भी फॉर्म में अगर हो, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास पाकिस्तानी करेंसी भी है और यूएस डॉलर भी है, तो फिर हम क्या करेंगे, जिस दिन हमारी ज़कात की डेट आएगी उस दिन हम देखेंगे हमारे पास कितनी करेंसी है। तो वो करेंसी जो है अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर 50,000 रुपए पाकिस्तानी रुपीज है और जो है $100 है, तो हम क्या करेंगे, आज का करेंसी रेट लेंगे, आज का एक्सचेंज रेट लेंगे। हम उस दिन का नहीं लेंगे जिस दिन हमने डॉलर खरीदा था, बल्कि हम रेट कौन सा लेंगे, आज का, कि आज का यूएस डॉलर $100 कितने का है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए का, तो 20,000 रुपए और 50,000 रुपए मिलकर 70,000 रुपए हो जाएंगे। फिर इसी तरह से कैश इन हैंड को नहीं देखेंगे, बल्कि हम बैंक डिपॉजिट को भी देखेंगे। हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं उनको जरा हम कॉल कर लेंगे या अपने ऐप के जरिए मालूम करेंगे करंट बैलेंस मेरे पास कितना है।
तो हमें करंट बैलेंस आ जाएगा, उसको भी हम ऐड करेंगे। अच्छा, वैसे तो सूदी बैंक में पैसे सेविंग अकाउंट में नहीं रखने चाहिए, लेकिन किसी भाई ने, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला गुनाह से बचाए, गलती से जो है वो सूदी अकाउंट में पैसे रखे हुए, तो उसमें जो बैलेंस आएगा उसमें तो इंटरेस्ट भी है और उसमें जो हमारा असल प्रिंसिपल भी है। तो हम क्या करेंगे, जो सूद ऐड हुआ है, जितने अगर मिसाल के तौर पर हमारा बैलेंस शो कर रहा है 50,000 रुपए, तो हम अपनी बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, उसके अंदर मालूम होगा कि 5,000 रुपए ये इंटरेस्ट ऐड हुआ है और 45,000 जो असल हमारा सरमाया है। तो हमारी हम ऐड करेंगे 45,000 को, क्योंकि जक़ात हलाल माल को दी जाती है, हराम माल में कोई जक़ात नहीं होती। तो जो इंटरेस्ट आया वो तो हराम है, उसको तो टोटली के टोटली जो है वो किसी गरीब को बगैर सवाब के देना है, उसको तो हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, बल्कि अपने ज़कात ब्लेसिंग में 45,000 को ऐड करेंगे। फिर सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज क्या होती हैं, कोई हमने सुकूक लिया हुआ है, कोई बॉन्ड लिया हुआ है, तो अगेन उसमें वही बात है कि अगर हमने कोई जायज सिक्योरिटी ली हुई है वो तो ठीक है, अगर हमने कोई नाजायज बॉन्ड वगैरह लिया हुआ है तो जो असल सरमाया उसको हम शामिल करेंगे, और उस पर जो नाजायज प्रॉफिट आया है उसको हम शामिल नहीं करेंगे, बिकॉज कि वो तो उस पर तो ज़कात है ही नहीं। फिर इसी तरह कुछ बीसी कमेटी भी कुछ लोगों ने डाली भी होती है। तो बीसी कमेटी क्या होती है, बीसी कमेटी क्या होती है, जो है वो हमें देखना होता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल मोहल्ले में लोग या दोस्तों में बीसी डालते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि मैंने 1,000 रुपए के लिहाज से बीसी डाली और जनवरी में शुरू होकर दिसंबर में खत्म हो गई। तो अब मैं देखता हूँ कि मैंने अभी आज महीना चल रहा है, आज अप्रैल चल रही है, तो मैंने जनवरी की 1,000 रुपए दे दी, फरवरी का 1,000 रुपए दे दिया, मार्च के 1,000 रुपए दे दिया, अप्रैल के 1,000 रुपए दे दिया, तो मैंने 4,000 रुपए जमा करा दिए और मुझे दिसंबर तक 12,000 रुपए मिलेंगे। तो अब जो मैंने 4,000 रुपए जमा करा दिए ये मेरे रिसीवेबल है, क्योंकि ये तो मुझे मिलेंगे, आगे का मुझे पता नहीं कि क्या मैं अगर वो जमा कराऊंगा कि नहीं जमा कराऊंगा। तो अगर आज भी मेरी इंतकाल है तो 4,000 तो मुझे वापस मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि मेरे रिसीवेबल है, रिसीवेबल मतलब काबिल वसूल कर ज़कात, काबिल वसूल रकम। इसका मतलब ये है कि मैं जब अपने ज़कात और कैश का काउंट करूंगा तो उसके अंदर जितनी मैंने कमेटी दी थी उसको भी काउंट करूंगा। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये होता है कमेटी का कि आपकी कमेटी खुल गई होती है, मिसाल के तौर पर यही मिसाल ले लेते हैं, और अप्रैल में मेरी कमेटी खुल गई 12,000 की, तो मैंने जमा कराया 4,000 रुपए और मेरे आ चुके 12,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि मैं देनदार हो गया, उधार हो गया मुझ पर 8,000 रुपए का, कि मैंने अगले महीनों में 1,000 रुपए करके 8,000 रुपए अदा करने हैं। तो इस सूरत में मैं क्या करूंगा, अपनी कैश में से 8,000 रुपए माइनस कर दूंगा, जो माइनस का मैंने निशान बनाया कि जितना इस साल मैंने किस्त देनी है उसको मैं माइनस कर दूंगा। फिर आगे हज डिपॉजिट की बात है कि अगर मैंने हज का पैसे जमा कराए हैं तो अगर मेरा नाम नहीं निकला है तो फिर तो अभी से मैंने बैलेटिंग में जमा कराया है, फिर तो मैं उसको पूरा पूरा शामिल करूंगा क्योंकि अभी वो मेरे अमानत रखी हुई है। लेकिन अगर मेरा नाम निकल आया है तो फिर मैं जो है उसको अपने पैसों में काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो मैंने गवर्नमेंट को या प्राइवेट टूर ऑपरेटर को दे दिए और उसके बदले सर्विसेज खरीद दी, तो वो चीज मेरी मिल्कियत से निकल गई है। तीसरा रिसीवेबल, रिसीवेबल जो होते हैं कि कोई भी मतलब मैंने किसी को कोई कर्ज दिया हुआ है या मैंने किसी को कोई चीज बेची हुई है, मेरे जो है कुछ लोगों में अभी पेमेंट पार्टी ने पेमेंट करनी है और वो गारंटी भी, एक तो टाल मटोल वाला है ना, जिनके बारे में कंफर्म ही नहीं है कि वो मुझे पैसे देंगे कि नहीं देंगे, जो जो टाल मटोल कर रहे हैं, जो डाउटेड कर्जे हैं, वो तो क्या कहते हैं उसको मैं काउंट नहीं करूंगा। लेकिन जो मुझे कंफर्म है कि हाँ ये मिल जाएगा इंशाल्लाह, उसको मैं क्या करूंगा, रिसीवेबल को भी ऐड करूंगा कि हाँ भाई उस पार्टी से 3,000 रुपए मिल रहे हैं, उस पार्टी से 20,000 रुपए मिल रहे हैं, इन सबको भी ऐड करूंगा। तो अलगर्ज कैश की सारी तफसीलात में मैं कैश एक जगह काउंट करके लिख दूंगा। उसके बाद जो है वो बारी आती है गोल्ड एंड सिल्वर की, कि सोना चांदी की। तो सोना चांदी का बड़ा आसान फॉर्मूला है कि सोना चांदी किसी भी फॉर्म में हो उस पर ज़कात होती है, चाहे गोल्ड बार हो, चाहे आपकी ज्वेलरी हो, चाहे कॉइन्स की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में आपने जमा करके रखे हो उस पर ज़कात है। एट एनी प्लेस है, लॉकर्स में रखे हुए हैं, घर में रखे हुए हैं, उस पर भी ज़कात है। फॉर एनी पर्पज है, आपने तिजारत के लिए रखा हुआ है, अपने इस्तेमाल के जेवरात हैं, इन्वेस्टमेंट के नियत से रखा हुआ है, आपने जो है वो गोल्ड फंड है उसमें पैसे रखे हुए हैं, तो आपने कहीं पे भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसकी जो आज की मार्केट वैल्यू है उसको आपने काउंट करना है। हाँ, अगर आपके पास जेवरात है तो उसमें आपको माइनस का निशान नजर आ रहा होगा, स्टोन मेकिंग। तो आप जब जेवर को लेकर अपनी किसी सोनार के पास जाएं और उसको बोले कि यार इस जेवर में जो मेकिंग के हैं और या नग जो लगे हुए हैं इसकी कीमत हटाकर जो खालिस सोना बनता है, चाहे 22 कैरेट का हो, 24 कैरेट का हो, उसकी क्या प्राइस है आज की। और उसमें भी दो प्राइस होती है, एक परचेजिंग सेलिंग।
परचेजिंग ज्यादा होती है कि अगर मैं ये खरीदूं तो कितने का होगा, लेकिन अगर मैं बेचूं आप कितने का लेंगे, तो वो सुनार बोलेगा भाई हम तो इतने का लेंगे, तो उसको आप काउंट कर लेंगे भाई मेरे पास इतनी जेवर है, तो मैंने लिखा एट द रेट ऑफ सेलिंग प्राइस। और इसके अलावा जो सोना चांदी के अलावा जेवरात है, हीरा डायमंड है, कुछ भी है, उन पर ज़कात नहीं है जब तक कि वो ट्रेड के लिए ना हो। वो आगे हम बात करेंगे कि खरीदो फरोख्त के लिए ना हो, सिर्फ अगर जाती इस्तेमाल के लिए तो उन पर कोई ज़कात नहीं है। जी, तो ज़कात ऑन ट्रेड स्टॉक, ज़कात ऑन ट्रेड स्टॉक यानी जो चौथे आइटम है ज़कात का, जो क्या है, सामान्य तिजारत है। तो सामान्य तिजारत हर वो चीज है विच आर परचेज मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, जो खरीदो फरोख्त की नीयत से हासिल किया गया हो। मिसाल के तौर पर घर भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर मैं लॉन के सूट बना के बेचता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं पान बेचता हूँ, मेरा पान का खोखा है, तो पान के जितनी भी चीजें रखी हुई हैं वो सब चीजें क्या है, सामान्य तिजारत है। इसलिए हम रॉ मटेरियल को भी प्लस करेंगे। मसलन फॉर एग्जांपल मैं जो है वो मिसाल के तौर पर मैं, मेरा कारोबार है आटा का सप्लाई का, तो मेरे पास रॉ मटेरियल की गंदम पड़ी हुई है, और कुछ आटा है कि अभी छन्नी के अंदर चल रहा है, मशीन के अंदर चल रहा है, तो अनफिनिश गुड है, वो भी है। फिर मैं प्लस करूंगा फिनिश गुड, कुछ आटा बन गया है, कुछ सूजी बन गई है, कुछ मैदा बन गया है, इसको मैं सबको ऐड कर लिया। फिर माइनस करूंगा डैमेज गुड, कुछ गंदम जो है वो खराब पीसेस थे वो साइड में रखे हुए हैं, उनको मैं माइनस कर दूंगा, उनकी अमाउंट माइनस कर दूंगा। फिर ऑब्सोलीट डेड स्टॉक को भी माइनस करूंगा, कि बाज दफा कुछ आइटम जो है वो खराब हो जाते हैं। एक होता है वो जो है ना वो स्क्रैप में बिक जाते हैं, उसको भी शामिल करेंगे। लेकिन एक आइटम होता है जो स्क्रैप में भी नहीं बिकता, बिल्कुल ही जल गया वगैरह, तो उसकी अमाउंट को भी हम माइनस कर लेंगे। तो रॉ मटेरियल अनफिनिश गुड और फिनिश गुड को प्लस करेंगे, डैमेज गुड और ऑब्सोलीट को माइनस करेंगे। जो इसकी अमाउंट आएगी उसकी हम प्राइस लगाएंगे। उसकी प्राइस लगाने का तरीका क्या है? उसकी प्राइस लगाने का तरीका ये है कि हम या औला अफजल तो ये रिटेल प्राइस लगाएं कि भाई मैं अगर पार्टीज को बेचूं ये गंदम तो कितने का आटा बिकेगा। और एक प्राइस जो होती है होलसेल प्राइस की, अगर मैं आज अपना पूरा कारखाना, इसके अंदर जितनी गंदम है, ये आटा है, इसको मैं एज इट इज किसी को बोलूं भाई मैं कारखाना बंद करके अमेरिका जा रहा हूँ, ये आप कितने का लोगे, कारखाना नहीं, ये जो माल पड़ा हुआ है कितने का लोगे, तो वो कितने का लेगा, उस पर भी हम जकात दे सकते हैं। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी, यानी हमने बताया था कि ट्रेड स्टॉक का कारोबार होगा, प्लांट एंड मशीनरी पे जकात नहीं। बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों की मशीनरी होती है, जिससे जो है वो प्लांट 90 लाख रुपए का प्लांट लगाया हुआ होता है, आटे का 20 करोड़ का प्लांट लगाया हुआ है आपने, जो है सीमेंट का, और 1 बिलियन का प्लांट लगाया हुआ है आपने, जो है वो गाड़ियां बनाने का, उन पर कोई जकात नहीं। जो आपकी प्रोडक्शन है, जो आपकी कम्युनिटी है, उस पर जकात आएगी। फिर बात अगर प्रॉपर्टी की होती है, तो प्रॉपर्टी पे ज़कात कब आएगी? तो इसकी बड़ी अहम शराइत आप याद रखें, और आपको बहुत फायदा होगा इस शराइत को याद रखने से, कि प्रॉपर्टी पे ज़कात जब आएगी जब दो कंडीशन होगी। एक तो बात परचेज हो, खरीदी गई हो। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको जो है वो हदिये में मिली, तो आपके अब्बा ने, अभी मुझे कुछ दिनों पहले एक साहब साथी ने, दोस्त ने फोन करके पूछा कि अब्बा ने मुझे एक प्रॉपर्टी खरीद के हदिया कर दी, और उसमें मेरी नीयत ये है कि मैं उस पर प्लॉट बनाकर उसको बेचूंगा, तो क्या मुझ पर जकात है? तो मैंने कहा नहीं, जमीन आपको हदिये मिली, उस पर कोई जकात नहीं है। हाँ, जब उस पर आप तामीर कर लेंगे और उसको बेचेंगे, तो तामीर जो करेंगे उस पर जकात आएगी। क्यों? जो चीज आपको हदिये में मिली है, गिफ्ट में मिली है, विरासत में मिली है, उस पर जकात नहीं, क्योंकि वो परचेज नहीं की गई, खरीदी नहीं गई। दूसरी बात कि परचेज करते वक्त ही खरीद तिजारत की नीयत हो, और ये नीयत आज तक बाकी हो, ये बहुत अहम शर्त है। अगर आपने खरीदी और उस वक्त आपकी नीयत तिजारत की थी, हाँ भाई मैं इसको, इस जमीन को खरीद कर बेचूंगा, और आज भी आपकी नीयत, जब आप जकात का हिसाब लगा रहे, आज भी नीयत है कि जी भाई मैं इसको जकात बेचूंगा, तो फिर जकात आएगी। इसलिए हम देखते हैं कुछ सिनेरियोज आपके सामने रखे हैं। पहली सिनेरियो है क्लियर इंटेंशन ऑफ ट्रेड फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज टिल टुडे, यानी आपने एक जमीन खरीदी और आपकी नीयत है, मैं गुलशन मेहमान, मैंने जमीन ली है, मैंने रहने का नहीं, वहां परचेज करके अच्छे दाम मिलेंगे बेच दूंगा, क्लियर नीयत है। तो उसकी पूरी अमाउंट पर, एंटायर अमाउंट पर जो होगी सेलिंग प्राइस, जो आज की मार्केट वैल्यू होगी, परचेज प्राइस नहीं, आज की जो मार्केट वैल्यू होगी, उस पर आपको जकात देनी होगी। 1 लाख रुपए की जमीन खरीदी, आज 50 लाख की हो गई, 50 लाख के ऊपर 2.5% जकात देनी पड़ेगी। दूसरी सिनेरियो में क्लियर इंटेंशन टू होल्ड फॉर रेंट इनकम, आपने कहा भाई ये मैंने घर खरीदा है, लेकिन इसमें रहूंगा तो नहीं, लेकिन इसको किराए पे चढ़ाऊंगा और इसके जरिए आमदन होगी, इससे गुजारा करूंगा। अब ये चूंकि घर बेचने का नहीं है, तो इस घर की असल प्रिंसिपल अमाउंट पर
कोई ज़कात नहीं। 2 करोड़ का घर है, इस पर कोई ज़कात नहीं। हाँ, इस 2 करोड़ के घर में से जो रेंट आएगा 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, वो आपके पास अगर खर्च हो गया तो फिर कोई ज़कात नहीं। और अगर आपके पास जिस तारीख को ज़कात है उस तारीख को इसकी जितनी अमाउंट आपके हाथ में बची हुई है उस पर आपको ज़कात आएगी, आप उसको ऐड कर देंगे अपने कैश के अंदर। तीसरी शर्त है क्लियर इंटेंशन टू डिसाइड। आपने नियत की भाई एक जमीन है, इसको बनाकर इंशाल्लाह यहाँ रहेंगे, तो उस पर कोई ज़कात नहीं है, क्योंकि ज़कात ज़ाती असासों पे नहीं आती। तीसरी है कि आपकी इंटेंशन वाजी नहीं है, यार ये जमीन अच्छी बहरिया में मिल रही है, ले लो। अब क्या करेंगे, देख लेंगे यार, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बेचना है कि नहीं बेचना, ये पता नहीं है। तो अभी कोई इंटेंशन नहीं है, तो इस पर भी कोई ज़कात नहीं है, क्योंकि ज़कात जब आती है जब आपकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ बेचने की हो, खरीद कर बेचने की हो। तो ये शराइत को हम सामने रखेंगे तो प्रॉपर्टी के मसले भी हल हो जाएंगे। अच्छा, तीसरी बात हम भी करते हैं, हमने 4 चीजें ऐड कर ली, कैश, सोना चांदी और तीसरा सामान तिजारत। अब इनमें से 4 चीजें ऐड करने के बाद हम माइनस करेंगे लायबिलिटीज को, जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, माली जिम्मेदारियां। अब मेरे पास लायबिलिटीज क्या जिम्मेदारियां हैं, मिसाल के तौर पर रेंट पेबल है, इस मैं किराए के घर में रहता हूँ, मेरा इस महीने का जो रेंट है, पूरे साल का नहीं बल्कि इस महीने का जो रेंट है वो माइनस करूंगा। इस महीने का जो बिजली का बिल आया है, इस महीने फोन का जो बिल आया है वो माइनस करूंगा। इस महीने मेरे ऑफिस में जितने स्टाफ वर्कर्स काम करते हैं उनकी जो सैलरी मुझ पर ड्यू हो गई उनको मैं अदा करूंगा। मेरे बच्चों की जो एजुकेशन फी है, सेमेस्टर फी आ गई है, वो अब ड्यू हो चुकी है तो मैं वो माइनस करूंगा। मेरे ऊपर जो पर्सनल कर्जे हैं वो मैं माइनस करूंगा। तो ये लायबिलिटीज को माइनस करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने अपने कारोबार के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ली होती है, यानी बड़ा सा कारोबार है, एक प्लांट लगाने के लिए, सीमेंट का प्लांट लगाने के लिए, जो मिसाल के तौर पर उन्होंने 50 मिलियन लिए हैं, तो अगर 50 मिलियन को वो माइनस कर देंगे लायबिलिटी समझकर, तो फिर क्या होगा, फिर तो अमीर से अमीर आदमी भी ज़कात देने वाले नहीं लेने वाला बन जाएगा। तो शरीयत का हुक्म ये है कि आपके जो कारोबारी कर्जे होते हैं वो 100% माइनस नहीं होंगे आपके ज़कात में से, बल्कि वो फीसद माइनस होंगे जो आपने अपने काबिल ज़कात असासों के लिए लिए हुए। मिसाल के तौर पर आपने जो है ना वो 20 लाख रुपए लिए सीमेंट का आइटम खरीदने के लिए, 50 लाख रुपए लिए सीमेंट क्रश करने की जो है मशीन खरीदने के लिए। तो अब 50 लाख रुपए चूंकि किस काम पे लग रहे हैं, वो ज़कात-ए-बिल एसेट पे नहीं लग रहे, तो उसको हम माइनस नहीं करेंगे। लेकिन जो 20 लाख रुपए लिए हैं, चूंकि खाम माल की खरीदारी के लिए लिए हैं, तो उस 20 लाख रुपए को हम ज़कात में से, अपनी ज़कात-ए-बिल एसेट में से माइनस करेंगे। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ लोगों ने तवील कर्जा लिया होता है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और हमने जो है वो हमने जो है वो 5 साल की किस्त पे लिया हुआ है। तो 5 साल की जब किस्त पे लिया हुआ है तो जो इस साल जो किस्तें हैं वो माइनस करेंगे, अगले साल की जो 4 साल की किस्तें वो माइनस नहीं करेंगे। और इसके अलावा अगर किसी को इस सेमिनार से तौबा की तौफीक हो गई और उसने कहा यार पिछले 5 साल से मैं ज़कात के जिम्मेदार था, मैंने ज़कात अदा नहीं की, तो अब मैं ज़कात अदा करूंगा, तो पिछले 5-4 सालों की जो ज़कात है उसका वो हर साल के लिहाज से हिसाब करेगा और आज की जो उसकी काबिल ज़कात असासे हैं उनमें से माइनस करेगा। मिसाल के तौर पर अगर उसके पास आज काबिल ज़कात असासों की कुल मालियत 5 लाख रुपए है और उसने हिसाब लगाया यार पिछले साल हर साल मुझ पर 20-20 हजार रुपए की ज़कात आती थी, तो मेरे ऊपर जो है वो तकरीबन 80,000 रुपए तो ज़कात बनती है, तो वो 5 लाख में से 80,000 तो माइनस कर देगा। फिर जो 4,80,000 तो उसको वैसी ज़कात में देने हैं और फिर उसके बाद जो अब है 4,20,000 का वो 2.5% ज़कात देगा। तो हम देखते हैं कि ज़कात, एक और इशू आता है शेयर्स में, कुछ लोग शेयर खरीदते हैं। अब शेयर जो है कुछ कंडीशन के साथ उसको खरीदना जायज़ है। तो अब उस बहस में नहीं जाते वो कंडीशंस क्या है, वो उलमा किराम से पूछ लें कि शेयर्स खरीदना कब जायज़ है कब नाजायज़ है। लेकिन अगर किसी ने जायज़ शेयर्स खरीदे हैं तो उस पर ज़कात कैसे आएगी, तो इतनी बात समझने की शेयर 2 मकसद के लिए खरीदे जाते हैं। एक होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब ये होता है कि मैंने मिसाल के तौर पर केई के शेयर खरीदे, आज खरीदे, मुझे जैसी अच्छी प्राइस मिलेगी मैं उसको बेच दूंगा, मेरा मकसद ही उसको मुनाफे में बेचना है, इसको कहते हैं कैपिटल गेन। तो इस सूरत में वो जो शेयर है उस पर पूरी की पूरी जो उसकी मार्केट वैल्यू आज है, मिसाल के तौर पर मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा था, आज वो 12 रुपए का हो गया, तो 12 रुपए के लिहाज से मैं ज़कात अदा करूंगा, 12 रुपए की 2.5% अदा करूंगा। और अगर दूसरा मकसद होता है शेयर्स का डिविडेंड, कि भाई मैंने तो एक अच्छी कंपनी ओजीडीसी का शेयर ले लिया, अब मैं तो बस आराम से जो है ना 5 साल बैठूंगा, मुझे जो है ना क्या है कि हर साल जो इसका डिविडेंड आएगा, इसका जो नफा आएगा उससे अपने घर को गुजारा करूंगा।
तो इस सूरत में चूंकि शेयर बेचना मकसूद नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी बारीक बीनी से हिसाब लगाना पड़ता है। उसमें करना ये पड़ता है कि आप उस कंपनी की बैलेंस शीट लेते हो जो हर साल पब्लिश होती है, उसमें आप देखते हो कि उसके टोटल असासे कितने हैं, टोटल एसेट, फिर उसमें से आप माइनस कर दो उसके फिक्स एसेट कितने हैं, यानी जो मुंजमद असासे कितने हैं, और फिर उसमें से आप माइनस कर दो उसके ऊपर कर्जे कितने हैं। ये जो अमाउंट आती है उसको आप डिवाइड कर दो कि उसके ऊपर शेयर उसने कितने फ्लोट किए हुए हैं। तो जितनी शेयर बन जाते हैं तो पर शेयर आपको मालूम हो जाता है कि हर शेयर के ऊपर मुझे जो है इतनी ज़कात देनी है। लेकिन चूंकि ये हिसाब किताब करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए एहतियात इसी में है कि बंदा डिविडेंड वाले शेयर्स की भी कुल कीमत पर ज़कात अदा कर दे। अच्छा, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि हम बात कर लेते हैं कि हमने अभी तक ये देखा कि ज़कात जो है वो डायमंड पे भी नहीं आती, अपने घर पे भी नहीं आती, ज़कात जो है पर्सनल चीजों पे नहीं आती, ज़कात जो है वो ट्रक जो गाड़ियां चल रही हैं आपकी किराए पे उस पर भी नहीं आती। तो यहाँ हमने देख लिया और यहाँ पर हमने रिकैप कर लिया कि आपने अगर ज़कात देनी है तो अपने पर्सनल एसेट्स को प्लस करेंगे, अपने जो है वो ज़कातेबल एसेट्स को प्लस करेंगे, अपने जितने कर्जे रिसीवेबल है उनको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे जितने कर्जे आपने देने हैं, और जो अमाउंट आएगी उसकी 2.5% आप ज़कात देंगे। ये हमारा यहाँ तक पहली बात मुकम्मल हो गई कि ज़कात किन पर आती है और किस तरह आती है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन, ये सेशन एंड हो रहा है।